वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर ऑप्टिक्स का पार्ट 7 लेकर के आ रहा हूँ। इस पार्ट 7 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। पहले जो भी हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो भी पढ़े हैं उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। आज से हम लोग का स्टार्ट हुआ रिफ्रैक्शन, और लगातार अभी रिफ्रैक्शन ही चलते रहेगा। ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है 12th बोर्ड के लिए, और इंजीनियरिंग मेडिकल का ज़्यादा क्वेश्चन इसी सबसे पूछता है, रिफ्रैक्शन से। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, आप सुन करके लिख सकते हो जो लिखना चाह रहे हो। When light ray propagates from one medium to another medium, then it get to change due to change in speed, change in wavelength, change in refractive index is called diffraction of light। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं, जैसे मान लें कि हमको भेजना है यहाँ एयर से वाटर में, तो लाइट रे बेंड कर जाती है। क्यों बेंड कर जाती है? क्योंकि स्पीड में चेंजिंग हुआ दूसरा मीडियम में जा करके, और कैसे चेंजिंग हुआ तो उसका वेवलेंथ में चेंजिंग हुआ। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हुआ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। मतलब कोई भी मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो वह मुड़ जाती है क्योंकि स्पीड चेंजिंग हुआ, वेवलेंथ चेंजिंग हुआ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ। क्लियर? तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका कंडीशन। कंडीशन कुछ पढ़ना है जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। कंडीशंस, पहला कंडीशन कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि ऊपर अलग मीडियम है, जैसे रेडर मान लिए, और नीचे अलग मीडियम है, मतलब डेंसर हम लोग मान लिए। देखिए, नाम है रेडर में डेंसर कहने का मतलब क्या होता है कि रेडर उस मीडियम को कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, और डेंसर उस मीडियम को कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो। मतलब जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको डेंसर मान लेना है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको हम लोग रेडर मान लेते हैं। याद रहे कि कोई भी मीडियम होगा तो उसका 1 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एयर और वैक्यूम का 1 होता है, 1 से कम नहीं होगा। चलिए, हम लोग बात करते हैं कि जब लाइट को रेडर से भेज दिया जाए इस प्रकार का, रेडर से लाइट को भेज, तो जहां पे कोलाइड कर गए, तो रूल है हम लोग का, जहां पे लाइट रे कोलाइड कर देंगे वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहां तक? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो प्लेन सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। इसको हम लोग आई बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रेडर टू डेंसर भेजते थे, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है, यानी कि ये आर हुआ। क्लियर? इससे हम लोग क्या समझे कि जब रेडर से डेंसर भेजेंगे तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक रूल हो गया, आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। और नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि रेडर मान लें कि हवा है और डेंसर मान लेते हैं कि वाटर है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है हवा से। तो जैसे ही लाइट भेजे वाटर में, तो ये जो इस प्रकार से भेज रहे हैं नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। क्लियर? लेकिन कंडीशन नंबर सेकेंड समझिए। डेंसर इधर मानते और इधर रेडर मानते। भेजना किधर से है? तो हमको डेंसर से भी लाइट को भेजना है रेडर में। तो जहां पे टक्कर के वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहां से? तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिस सरफेस पर टक्कर गई। ये हुआ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान दीजिए कि जब डेंसर से रेडर में भेजते हैं तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हाल होगा। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि डेविएशन के लिए भी हम लोग काम करेंगे कि यदि मीडियम चेंज नहीं होता तब क्या होगा? जैसे मतलब लाइट हम भेज रहे हैं, यहाँ से एयर में भेजे, तो यहाँ से कहीं मुड़ती नहीं है, सीधे चल जाती है। तो सीधे चल जाती है, इसको मतलब कि मीडियम चेंजिंग नहीं हुआ। इसको मतलब इसको जाना था सीधे, इस प्रकार से जाना था, लेकिन यहां से यहां इसका डिविएशन हो गई। क्यों डिविएशन हुआ? क्योंकि मीडियम में चेंजिंग हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई जो हुआ वो आर प्लस डेल्टा दोनों बराबर होगा। क्यों?
ये जो हुआ अपोजिट एंगल हुआ, अपोजिट एंगल से दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा, यानी डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर हो जाएगा। अच्छा इसमें ऐसा है क्या होगा कि जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन इतना से इतना मुड़ गए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर जो है, ध्यान दीजिए, डेल्टा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो आर माइनस आई लिख देंगे, उसमें आई माइनस आर, इसमें आर माइनस आई। तो एक कंडीशन हुआ कि when light rays propagated from rare to denser medium, then it bends towards the normal. But if light ray is propagated from denser to rare medium, then it bends away from the normal. Understand? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बेसिक चीज है, एक क्लास 8 वाले भी लोग पढ़ सकते हैं, क्लास 10th वाला भी पढ़ सकते हैं और क्लास 12th वाला भी पढ़ सकते हैं। बेसिक चीज है रिफ्रैक्शन का, वो तीनों के लिए है। आप जो भी बैच में हो 8 या 10th या 12th में बढ़िया से समझिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ वही हो जाएगा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग बात किए थे, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। तीनों चीज सेम होगा, सेम प्लेन में होगा। सेकेंड रूल, कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड रूल क्या है, हम लोग बोल देंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो है वो सेकेंड रूल है रिफ्रैक्शन का, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, एन से भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है, हम यहाँ म्यू से डिनोट कर रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू वन। देखिए इसका प्रूफ 5 मार्क्स में पूछता है, इसका प्रूफ हम आगे देंगे चल करके, ठीक है। अभी हम इसको प्रूफ नहीं करने वाले हैं, इसको प्रूफ किए थे हाइगेंस साहब ने कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन होता है मैथमेटिकल टर्म से। आज इसका हम लोग अभी प्रूफ नहीं करेंगे, अभी आपको याद रखना होगा क्या स्नेल्स लॉ क्या है। वेयर म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्लियर? इसको हम लोग पढ़ देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यह स्नेल्स लॉ हुआ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। चलिए इसमें हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे ध्यान दीजिए कि ए हो गया, एक लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब दो अलग अलग मीडियम, ऊपर अलग मीडियम नीचे अलग मीडियम। लाइट को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस पर। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप समझ गए हो कि आई का वैल्यू कितना होगा, 0। ये सब रिफ्लेक्शन वाला भी बताए थे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब स्टार्ट किए थे तो आई इक्वल टू 0 हुआ तो आर इक्वल टू कितना होगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आई इक्वल टू आर, यहाँ ला नहीं हो, ऐसा ये रूल नहीं है। लेकिन हाँ समझिए कि जो हम लोग लिखे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, क्या इसको लिख सकते हैं कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। जैसे ध्यान दीजिए कि म्यू वन का वैल्यू कुछ भी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन आई का वैल्यू कितना हो गया 0, और म्यू टू को हम लोग इधर लेके चलाए और साइन आर हो गया, यानी कि कुछ भी इसमें इंटू करेगा डिवाइड करेगा 0 होगा, और साइन आर का इक्वल टू कितना आया 0, यानी कि बोल सकते हैं कि आर का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 0, यानी आई का वैल्यू जब 0 हुआ तो आर का वैल्यू भी 0 हुआ। लेकिन हमेशा ऐसा कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आई का वैल्यू 30 डिग्री रहेगा तो आर का वैल्यू भी 30 डिग्री देंगे, ऐसा रिफ्रैक्शन में रूल नहीं है, यानी कि अनडिविएटेड पास कर जाएगी लाइट। ऐसा इसमें आया इस कंडीशन में, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे कि जैसे आई इक्वल टू 30 डिग्री दिया या 60 डिग्री दिया तो उतना ही आर का वैल्यू होगा, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। यहाँ मैथमेटिकल टर्म से हम लोग देखें कि आर का वैल्यू इतना ही होगा, ऐसा ही नहीं है। आर का वैल्यू आप पाई भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि साइन 0 का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू, साइन 2 पाई का वैल्यू, साइन 3 पाई का वैल्यू, साइन कुछ पाई रहे वेर कुछ बिलोंग टू इंटीजर तो इसका सबका वैल्यू 0 होगा। क्लियर? वेर कुछ बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ये आप समझ गए होंगे कि आई का वैल्यू यहाँ जब 0 हुआ तो आर का वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब अनडिविएटेड लाइट रे पास कर जाएगी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, कुछ भी मीडियम चेंज नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताया जा रहा है कि जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट का तो फ्रीक्वेंसी, कलर और फेज, ये तीनों चीज रिमेन सेम होता है, मतलब इसमें चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन वेवलेंथ चेंज होता है। पहले डिफ्लेक्शन जब दे रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वही बताया, स्पीड ये भी चेंज होगा, डायरेक्शन ये भी चेंज होगा, इंटेंसिटी ये भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड ये भी चेंज होगा। ये सब जो है चेंज होता है। क्लियर, समझ गए होंगे? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी, कलर, फेज रिमेन्स बट वेवलेंथ, स्पीड, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड गेट चेंज। मतलब ये चीज चेंज होता है और ये चीज चेंज नहीं होता। मतलब मान लीजिए कि एक लाइट को हम भेजना चाहते हैं, वाटर से ग्लास में हम भेजना चाह रहे हैं, तो वाटर से जब लाइट जलाए तो ग्लास में भेज रहे हैं, तो अगर जो वाटर में लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिया हुआ हो, मान लीजिए 50 हर्ट्ज दिया हुआ हो, तो ग्लास में भी गया होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जिस कलर को भेजेंगे वही कलर रहेगा, फेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मेडिकल हो या बोर्ड लेवल सभी में पूछता है। पार्ट 7 पढ़ा रहे हैं। पार्ट 7 से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हुआ, वीडियो पार्ट 7 है, और इससे पहले ऑप्टिक्स का 6 पार्ट हम बना चुके हैं वीडियो का अलग अलग। अब बढ़िया से शुरू से देखते चलिए और लिखते भी चलिए, क्योंकि लॉकडाउन में अभी संभावना नहीं है लॉकडाउन खुलने का, और घर पर आप पढ़ते चलिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अटेंड। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बताने जा रहे हैं इसमें। ये अभी हम बताए कि इसमें चेंजिंग कौन कौन चीज होगा, कौन कौन चीज चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, कुछ लोग एन से भी डिनोट करते हैं, हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? The refractive index is a unitless and dimensionless quantity. That means it has neither magnitude nor direction. इसका ना तो मैग्नीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं और ना ही डायरेक्शन बोल सकते हैं। एक टेंसर क्वांटिटी। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने के मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम and speed of light in a medium is called absolute refractive index। मतलब हवा में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को परामपवर्तनांक कहते हैं। इसका हिंदी होता है परामपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, ये जो हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो फिक्स होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई v, और दोनों मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो कैंसिल होकर के यूनिट लेस आ जाएगा, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसे पहले ही डिफिनेशन में ही बात की है। इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं कि एक आप लोग फार्मूला जानते हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है ना। ये जो इससे हम कैसे फार्मूला रिलेशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू सी होगा और बाई लेमडा होगा। लेकिन ये होगा एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं तब, एंड कोई मीडियम के लिए बात करेंगे
तो v बाई लेमडा m लिख रहे हैं, इसको नॉट लिख दे रहे हैं क्योंकि एयर वैक्यूम के लिए। बाकी फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंजिंग नहीं होता, हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता, पहले ही भी लिख के दे। यहाँ वेवलेंथ चेंजिंग होता है, स्पीड चेंजिंग होता है, तो c इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो लेमडा नॉट लिख रहे हैं, इसको मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? चलिए तो हम लोग दोनों से देख रहे हैं नाउ, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, तो c बाई लेमडा नॉट इक्वल टू v बाई लेमडा m भी तो लिख सकते हैं। तो c बाई v इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट बाई लेमडा m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि म्यू इक्वल टू जो था c बाई v था, और c बाई v की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा नॉट बाई लेमडा m। एक फॉर्मूला तैयार हो। क्लियर? लेमडा नॉट क्या, आप जैसे वेवलेंथ देता है कि एक लाइट को एयर से भेज रहे हैं, उस लाइट का वेवलेंथ कुछ दिया हुआ रहेगा कि 6000 एंगस्ट्रम है, तो और उसे एक मीडियम में प्रवेश किया गया, भेजा गया, इंटर कराया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे देगा कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है, तो ये दे दिया एयर और वैक्यूम का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो लेमडा एम क्या होगा, मतलब कहने का मतलब कि जिस मीडियम में गया तब लाइट का वेवलेंथ क्या होगा। तो यहाँ फार्मूला पर रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर? यानी आप समझ गए होंगे कि म्यू इक्वल टू लेमडा नॉट बाई लेमडा एम जो है, यहाँ पे हम लोग लेमडा एम इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम बाई म्यू का वैल्यू इधर लाएंगे तो 1.5 यानी 1500 को 60 यानी 4000 एंगस्ट्रम आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से तुरंत आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, IIT में पूछा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1986 वगैरह में शायद पूछा था, और 12th में पूछा हुआ है, 2010 में बिहार बोर्ड में पूछा है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या हुआ। रिलेटिव नाम से पता चला, कहीं भी रिलेटिव जैसे वेलोसिटी कह दिया, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। इसमें जानना है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं म्यू2 1 इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। यानी हम लोग इसका डिफरेंशियल ऐसे ही देख सकते हैं कि दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक तथा पहला माध्यम के अपवर्तनांक के रेशियो को, माने अनुपात को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं होता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको लिख दे रहे हैं, 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है 4/3 यानी कि 1.33 बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है 3/2 यानी 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.42। जानते होंगे आप लोग, और नहीं जानते तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे होता बहुत चीज का। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है नेचर पर और टेम्परेचर पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। क्लियर? यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, कोई भी मीडियम का टेम्परेचर का जो बढ़ाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। इसका मेजर करते हैं हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है किसे पता चलेगा? मान लिया वाटर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिख दिए कि 1.33 है, और इसको टेम्परेचर बढ़ा दिए 100 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ा दिए, तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका घट जाएगा बढ़ जाएगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका घट जाएगा। तो कितना घट जाएगा तो इससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो इसको मेजर करने के लिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? जैसे कोई भी मीडियम हो, जैसे ऑयल हो या मिल्क हो, वो सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, और ये डिपेंड करता है नेचर और टेम्परेचर पर। क्लियर? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बात कर रहे हो कि म्यू जी डब्ल्यू लिखा हुआ इंटू म्यू डब्ल्यू जी लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखिए कैसे हो जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए कि म्यू जी डब्ल्यू जो लिखा है तो म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं इंटू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 जो राइट साइड में था उसको ऊपर और जो लेफ्ट साइड में था उसको नीचे, तो जो राइट साइड में उसको ऊपर लिख रहे हैं दोनों में, और जो लेफ्ट साइड में था उसको नीचे लिख रहे हैं। अब क्रॉस कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा।
यानी 1/1, ये RHS था 1 लाने के लिए। तो इस टाइप का आपको रहेगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बना भी सकते हो। न्यूमेरिकल इससे पूछता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसका न्यूमेरिकल, जो भी क्वेश्चन पूछा है उस तरह का न्यूमेरिकल बात करेंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हो गया आपका ये सब वीडियो में हम अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल वगैरह चलेगा। जो शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से वीडियो देखिए ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। नहीं अगर देखिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि शुरू से हम किस तरीका बताएं, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, जानकारी होना चाहिए। और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।